तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर पे। तो आज का वीडियो में फिर हम लोग बायोलॉजी सेक्शन से लाए हैं और ये जो पार्ट नंबर है ये 8 होगा, है ना। ये पार्ट नंबर 8 है, मतलब प्रैक्टिस सेट का जो हम लोग कर रहे थे। और हम लोग अभी तक 7 पार्ट देख चुके हैं और ये वाला जो है वो 8वां है। और शायद 10 पार्ट में बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में फिर फिजिक्स पे चलेंगे, उसी तरह से फिर केमिस्ट्री में चलेंगे, है ना। तीनों साइंस का सेक्शन देखेंगे। और आपका डिमांड कुछ भी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हाँ सर, या सब्जेक्टिव में आपको कैसा तैयारी करना है, या तो क्रैश कोर्स की तरह। या एक तो हम रिवीजन वाला क्लास चला रहे हैं, और यदि आप नहीं देखें तो उसको भी जाकर देख लें। रिवीजन वाला क्लास चल रही है। यदि आपको लगता है कि नहीं सर, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आंसर यदि हमें चाहिए तो हम क्वेश्चन आंसर तैयार कर, मतलब कि तैयार हो रहा है, धीरे धीरे सब चीज़ पे काम चल रही है, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन आपका भी कुछ डिमांड हो ऐसा तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, और सबसे पहले सभी को नवरात्रि का ढेर सारी शुभकामनाएं, और माता रानी आप सभी पे बहुत सारे कृपा बरसाए रखे और आप लोग का लक्ष्य जो है वो उस लक्ष्य तक पहुंचाया करें, है ना। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जो देखा जाए। कहता है बेटा जी कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र। हमेशा याद रखना है कि जो गुणसूत्र जो होता है वो बच्चा जोड़ा में पाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जोड़ा में हमेशा जहां भी देखोगे तो ये जोड़ा में ज्यादातर दिखाई पड़ेगा। लिखने के लिए तो पूछने के लिए क्वेश्चन आपसे संख्या में भी कोई क्वेश्चन पूछ देती है, लेकिन आपको याद रखना है क्या कि जो हमारा जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, वो किस में पूछी जाती है। तो सर जी, क्रोमोसोम जो पूछी जाती है जोड़ों में पूछा जाता है। ठीक है, चले। तो हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कहता है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो इसका जो जोड़ा में आंसर तो जो हमारा पता चल रहा है बच्चा, ये तो हो जाएगा क्या, हमारा 23 जोड़ा हो जाएगा, है ना। 23 जोड़ा। 23 जोड़ा का मतलब हुआ क्या, 23 जोड़ा का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 46 की बात कर रहा है। कितनी संख्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा है, एक मान लिया जाए कि ये हमारा कोशिका था। कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, मान लीजिए केंद्रक है, प्योर केंद्रक है, न्यूक्लियस है ना, ये केंद्रक है। अब मान लीजिए कि ये केंद्रक जो था वो इस कोशिका में था। कोशिका के अंदर पाई जाती है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर पाई जाती है क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम के बाहर निकाली जाती है तो इस तरह से कुछ संरचनाएं दिखाई पड़ती है ना। अब जब इस तरह की जो संरचना को जब देखा जाता है तो इसमें 2 भाग, ज्यादातर भाग से मतलब आपको अभी फिलहाल के लिए नहीं है, 10th में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं से उठाता। यदि मान लिया जाए कि जो हमारा भाग है, ये जो जिसे हमें क्रोमैटिड कहते हैं, क्रोमैटिड को थोड़ा सा हम तीरते हैं तो जो हमारा इस तरह से कुछ संरचनाएं दिखाई पड़ती है। और इस तरह से संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए कहते हैं। मतलब जब क्रोमोसोम को तोड़ते हैं, क्रोमोसोम को जब तीरते हैं, तब हमें जो संरचना दिखाई पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए। सर जी डीएनए क्या होती है, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है ना, इसका पूरा नाम होता है। यही होता है जो हमारा शरीर का आनुवांशिक पदार्थ होता है ना। तो ये डीएनए हो गया। डीएनए को भी यदि आप तीरते हो, या मान लिया कि डीएनए का एक टुकड़ा लेते हो, तो उस शब्द को या उस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चा, तो जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरुजी, जीन बोलते हैं। ठीक है, अब जीन के अंदर होती है मेन रूप से 3 चीज। एक तो होता है फास्फेट, दूसरा होता है तुम्हारा शर्करा, और तीसरा जो होती है नाइट्रोजनी बेस होती है, बेस होता है। हाँ देखो यहाँ पे ये बेस दिखाई पड़ रही है, फास्फेट दिखाई पड़ी, और क्या दिखाई पड़ रही है, शर्करा। मतलब कि जो तुम्हारा जो जीन या जो तुम्हारा जो डीएनए जो मुख्य रूप से ये जो बना हुआ है, वो 3 चीजें से, बेस से, नाइट्रोजनी बेस से, फास्फेट से और शर्करा से, यही तीनों चीज से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे कहता है क्या कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं। पक्षी और चमगादड़ के पंख, पहले आप देखिए 2 चीजों के, इसके बारे में आपसे अंतर क्वेश्चन पूछती है। अंतर में पूछेगा कि आप समझात और असमझात या असमझात और विसमझात में अंतर बताएं। याद रखना, समझात का मतलब क्या होता है कि जब कोई जीव की उत्पत्ति एक जैसा हो और उसका कार्य जब अलग हो, तब हम उसे क्या बोल देते हैं, सर जी समझात बोलते हैं। ठीक है, और विसमझात का मतलब है कि जिसकी उत्पत्ति जो होना चाहिए वो अलग होना चाहिए और कार्य एक जैसा होना, तब हम बोलते क्या, विसमझात। समझात में क्या बताया कि जब उत्पत्ति एक जैसा हो और कार्य उसका भिन्न भिन्न होना चाहिए, भिन्न भिन्न कार्य सब अलग अलग कर रहा, तब उसे हम समझात बोले। और असमझात का मतलब हो कि जब उत्पत्ति होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए, लेकिन कार्य दोनों का एक ही है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, तो ये एक प्रकार का ये विसमझात या असमझात। एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं।
हम और हमारे जो भाई बहन जो होते हैं वो इस याद रखना कि हम और हमारे भाई बहन जो है वो एक प्रकार की उत्पत्ति एक ही माता पिता से जन्मे हैं, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है। दोनों का कार्य अलग क्यों है सर जी? वो डॉक्टर बनना चाहती है, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, सबका अपना अपना फैशन है ना। तो यहाँ से दोनों का कार्य, उत्पत्ति तो एक ही माता पिता से हुआ लेकिन कार्य दोनों का अलग हो गया। तो यहाँ से ये जो हो जाएगा वो क्या हो गया? समझात हो गए। और यदि मान ले दोस्त वाली बात कर देते हैं, दोस्त जो हमारा होता है वो होता है वो अपने माता पिता से जन्म लेता है और हम अपने माता पिता से जन्म लेते हैं गुरुजी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां से दोनों का नेचर जो होगा वो पूरे के पूरे मिलेगा। मतलब वो कहेगा कि चलो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब वो उसमें जो तुम्हारा दोस्त भी होगा समझोगे तुम भी क्रिकेट खेलोगे ही खेलोगे। मतलब सबका नेचर एक जैसा होती है ना। जितना स्वभाव वो रखता है, मतलब कुछ गंदे आदत है तुम्हारे पास तो समझो कि तुम्हारे दोस्त के पास भी गंदे आदत वो होगा ही होगा, है ना। तो ये जो तुम्हारा हो गया विसमझात या असमझात हो गया। अब चलते हैं आगे। कहा क्या कि पक्षी और चमगादड़, पक्षी का जो पंख होता है बेटा जी, पक्षी का जो पंख होता है वो देखना कि जो उसके जो अग्रपाद रूपांतरित होती है। अग्रपाद मतलब सर जी शुरुआत में पक्षी के 4 पैर होते हैं, उसे 4 पैर कहा जाता है। अब वो 4 पैर में जो अग्रपाद जो होते हैं, जो आगे वाला जो पैर जो होता है वो क्या करता है? उसके ऊपर रोम आ जाती है और वही रोम आ जाने के कारण से वो पक्षियां क्या होती है? उड़ने लगता है। जबकि चमगादड़ की बात ऐसा नहीं होती है। चमगादड़ को मान लीजिए कि अंगुलियां है हमारा और अंगुलियां के ऊपर यदि त्वचा फैल जाती है, जब त्वचा फैल जाती है तब इसके कारण वो उड़ पाती है। तो इसके कारण कहा जाए तो कि अंगुलियों के बीच में था जबकि उसका अग्रपाद में था, है ना, था कि नहीं थे। तो यहां से ये पता चल रहा है कि देखने में तो लग रहा है कि उत्पत्ति तो एक ही से हुआ है लेकिन दोनों का जो कार्य है वो अलग अलग हो सकता है, सॉरी ये समझात विसमझात में होना चाहिए था। पक्षी, हाँ देख लिया फिर से। उत्पत्ति तो था जो दोनों का अलग अलग, उत्पत्ति क्या हुआ? दोनों का अलग, क्योंकि ये उंगली के नीचे है, उंगली के ऊपर त्वचा फैल रही थी जबकि बात किया जा रहा था तो जो पक्षी था पक्षी के अग्रपाद था। दोनों तो अलग अलग है दोनों तो, लेकिन कार्य क्या होता है दोनों का? तो कार्य होता है सर जी उड़ने के लिए। तो ये दोस्त वाला कंडीशन आ गया। जब दोस्त वाला कंडीशन आएगा तो समझ में आ जाएगा हमें क्या कि ये जो होगा वो कौन सा होगा? विसमझात होगा या असमझात होगी। तो तुम्हारा जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? असमझात होगा। असमझात वाला में एग्जाम्पल में क्या होती है? जो मानव जो होते हैं, मानव के हाथ और जो कुत्ते का जो अग्रपाद जो होता है मतलब आगे वाला पैर होती है, दोनों का उत्पत्ति एक ही जैसा। बचपन में हम भी जो कुत्ते के बच्चे होते हैं उसी तरह से हम लोग चलते हैं, कुत्ते की तरह चलते हैं ना, चारों पैर से हम लोग यूज करते हैं। लेकिन बाद में हम दोनों पैर से यूज करते, केवल चलने के लिए उपयोग करते हैं। ये हमारा हाथ बहुत सारे काम करने में अलग में भाग ले लेता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलती है कि जो उसका उत्पत्ति और इसका उत्पत्ति दोनों की तरह था तो सेम ही, लेकिन कार्य क्या हो रहा है? दोनों का अलग। वो चलने के लिए उपयोग करता है लेकिन हम खाने के लिए, पकड़ने के लिए, किसी चीज को लिखने के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ से कार्य दोनों हो गया वो अलग हुआ। उत्पत्ति एक, कार्य अलग है। इसका मतलब कि कौन सा वाला? भाई बहन वाला कंडीशन आ गया। जब भाई बहन वाला कंडीशन आएगा तो कौन सा? तो समझात वाला हो जाता है। जब तुमसे पूछे कि मानव के हाथ और कुत्ते के पैर या पक्षी के पंख और बत्तख के पैर, एगो तैरने के लिए करता, लेकिन देखो है दोनों को दोनों वो एक ही जैसा रहता है। एगो पकड़ने के लिए पक्षी के पैर यूज करता है जबकि एगो तैरने के लिए यूज कर लेता है, लेकिन उत्पत्ति तो दोनों का सेम ही है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अवशेषी अंग एक था। अवशेषी अंग का मतलब क्या होता है सर जी? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है गुरुजी? अपेंडिक्स जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग का मतलब होता है क्या कि वैसे अंग जो पहले जो हमारे पूर्वज थे, वो आदिवासी ये सब जो थे, उस सब में इसका कार्य होता था, लेकिन अब हम लोग का कार्य नहीं था, क्योंकि पहले हम लोग कच्चा मांस सबका यूज कर लेते थे। इसी के कारण से वो उसका उपयोग होता था, वहां से एंजाइम निकलते थे, वो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। लेकिन यहाँ की बात करें तो हम अब वर्तमान वाली की बात करें तो वर्तमान में ऐसा कुछ कार्य नहीं होता है। ठीक है। और अपेंडिक्स कभी कभी क्या होता है? अपेंडिक्स का घाव ले लेता है, घाव का रूप ले लेती है। क्यों घाव का रूप ले लेता है गुरुजी? तो घाव का रूप लेने का कारण होता है कि जब हम समय पे बाथरूम नहीं जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो मल जो हमारा होता है, मल का जो उसमें से जो रस जो होता है वो क्या करती है? वो चला जाता, रिस जाता किस पे? अपेंडिक्स पे। और क्योंकि वो भी तो यहीं पे छोटी आंत के ही आसपास, बड़ी आंत के ही आसपास होती है, तो उस पर जाके क्या होता है? रिस जाता है, थोड़ा मात्रा में वो इन्फेक्शन करती है और फिर इन्फेक्शन के कारण से वो घाव का रूप ले लेता है। और वो घाव का रूप लेने के कारण से वो धीरे धीरे एक ऑपरेशन के द्वारा तुम्हें निकलवाना पड़ जाएगा। फिर लास्ट उपाय उसका है ना। चले अगला पर चलते हैं। अब तीसरा नंबर कहता है गुरुजी कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले वाला मच्छर किस तरह के जल में
उत्पन्न होता है, मतलब मलेरिया जो उत्पन्न करता है वो किस तरह के जल में, अधिकांश जो मच्छर जो होंगे बेटा जी याद रखना है क्या कि वो स्वच्छ जल में होती है। कैसा जल में? स्वच्छ जल में। तो स्वच्छ जल है कहाँ? साफ जल है ना, ये साफ जल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साफ जल में। अगला कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह से? ये भी शुद्ध जल में होगा। कौन सा जल में हो जाएगा? शुद्ध जल में। आगे समजात अंग के उदाहरण है। समजात मतलब वही बताया क्या? भाई बहन वाला कंडीशन। भाई बहन वाला कंडीशन मतलब जिसकी उत्पत्ति जो होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए, कार्य अलग अलग होना चाहिए, कार्य अलग अलग होना चाहिए, है ना। तो उत्पत्ति आलू और घास के ऊपरी भूस्तरीय नहीं हो सकता। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, इसकी उत्पत्ति एक जैसा होती है लेकिन कार्य वो चलने के लिए उपयोग करता है, जबकि हम लोग क्या करते हैं? पढ़ने के लिए, पकड़ने के लिए, लिखने के लिए उपयोग करते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। स्त्रियों में, अच्छा याद रखिएगा कि लिंग गुणसूत्र होता है। जो हमारे पास 23 जोड़ा जो गुणसूत्र है, जिसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? कायिक गुणसूत्र बोलते हैं, कायिक गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है, कायिक गुणसूत्र। और एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, एक जोड़ा, उसे हम लोग बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र, ठीक है। अब एक जोड़ा जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसमें होती है एक्स और वाई, दो तरह के लिंग गुणसूत्र होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। एक्स, अभी हम बताया कि गुणसूत्र हमेशा जोड़ा में, तो एक्स यहाँ पे एक्स तो डबल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एक्स ना होके, मतलब बाई ना होके क्या हो जाता है? एक्स हो जाता है ना, एक्स होता है। या सिंपल सी कहो कि जो एक्स महिला में पाई जाती है, जबकि पुरुष में एगो एक्स नहीं रहता, एगो एक्स के जगह क्या आ जाती है? बाई आ जाती है। तो ये किस में केवल पाई जाती है? सर जी नर में पाई जाती है। और ये किस में पाई जाती है? केवल मादा में पाई जाती है, ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा? लिंग गुणसूत्र होता है स्त्रियों में, तो स्त्रियों में कौन सा हो जाएगा? सर जी ए हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा इधर हम लोग लिंग निर्धारण पे चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास नर के पास एक्स बाई था, है ना, नर के पास एक्स बाई था। अभी हम लोग पीछे देखें कि नर के पास एक्स बाई और मादा के पास एक्स था। दोनों को युग्मक बनाया। युग्मक ये अलग अलग होता है ना, युग्मक बना, अलग अलग कर दिए। अब दोनों को जब यहाँ से एक्स को उठाते और इधर से एक्स को उठाते तो एक्स बनता। और एक्स अभी बताया किसका लक्षण होती है? तो सर जी मादा का लक्षण होती है, तो ये मादा बनता है। फिर एक्स को ही पकड़ दिया और इधर से भी एक्स को लाते हैं तो भी एक्स बनता है। इसका मतलब फिर लक्षण किसके जैसा दिख रहा है? सर जी मादा जैसा। मतलब इस जो संतति, जो दोनों को दोनों संतति होगा वो कैसा होगा? फीमेल पार्ट होगा, मतलब मादा हो जाएगा। फिर यहाँ से बाई को उठाते हैं और इधर से क्या लाते हैं? एक्स को लाते हैं, तो एक्स बाई हो जाएगा। और एक्स बाई किसका लक्षण होता है गुरुजी? अभी आपने बताया किसका था? नर का था। किसका था? नर के था। और इधर से बाई को ही पकड़ते हैं, इधर से बाई को ही पकड़ते हैं और इधर से एक्स को लाते हैं। और ये बाई और एक्स को जब मिलते हैं तो एक्स बाई आती है। और एक्स बाई अभी बताया कि किसका लक्षण होती है? सर जी किसका लिंग गुणसूत्र? तो नर का होता है। इसका मतलब कि दो मादा बन रहा था, दो नर बन रहा था। अब यहां से एक बात को, एक ऑब्जेक्टिव और तुमसे पूछती है कि मानव में लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो किस पे निर्भर करती है? तो सर जी पिता के गुणसूत्र पर। पिता की, क्योंकि एक्स बाई था, जो चेंज जो है वो किसके पास है? तो केवल किसके पास है? नर के पास होती है, पिता के पास होती है। मादा के पास तो एक्स सही है, चाहे तो ये वाला एक्स आए, चाहे तो ये वाला एक्स आए, तो उससे तो कोई फर्क पड़ने जा रहे हैं। लेकिन पिता के पास एगो एक्स है, एक बाई है। जब बाई आएगा तब लड़का होगा, जब एक्स आएगा तब लड़की होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किए थे? वंशागत नियमों का प्रतिपादन जो किया गया था, चला जी, वो किसके द्वारा किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छा इन्होंने जब जो अनुवांशिकता या जो ये वंशागत का जो नियम प्रतिपादित किए थे, उस टाइम किस पौधे का इन्होंने क्या किए थे? चयन किए थे। तो सर जी मटर का पौधा का। किसका? मटर का पौधा का। ये जो मटर था वो कैसा वाला मटर था? खाने वाला मटर था? नहीं सर जी, उद्यान मटर था। उद्यान मतलब जो बगीचे में शो के लिए उपयोग किया जाता था, शो के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम यदि पूछा जाए तो कैसा क्या होता है सर जी? पाइसम सटाइवम। पायसम स्टाइवम होती है, ठीक है, पायसम स्टाइवम होती है, ठीक है। चले अगला नंबर पे चल। अच्छा ये जो है हमारे ग्रेटेस्ट वैज्ञानिक है जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल।
ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छा, इन्होंने जो लक्षण लिए थे बेटा जी, कितने लक्षण लिए थे सर जी? 7 लक्षण लिए थे। कितने लक्षण था, कितने विपरीत लक्षण था? तो सर जी 7 विपरीत लक्षण था। ठीक है, मटर में 7 विपरीत लक्षण थे। गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं बने, ये आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो बच्चा बता दें आपको कि जो गुणसूत्र जो होता है वो मुख्य रूप से डीएनए, मुख्य रूप से डीएनए तथा प्रोटीन तो रहेगा, लेकिन आरएनए भी रहती है। आरएनए कहाँ रहती है? तो आरएनए रहता है जब रिप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है, तब रिप्लिकेशन से प्रोटीन जब बनने की जो प्रक्रिया आती है, ये आप लोग अभी नहीं पढ़ने का, आप जब 12th में पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा बहुत बेहतरीन तरीका से। ये अभी केवल आप याद रखिएगा कि उसमें डीएनए भी पाई जाती है, आरएनए भी पाई जाती है और प्रोटीन, लेकिन याद रखना केवल क्या कि आरएनए जो होती है वो कुछ ही क्रिया में, कुछ ही प्रक्रिया के समय ये पाई जाती है, सब घड़ी आरएनए नहीं पाई जाती है। ठीक है, और जो प्रोटीन होता है बच्चा, प्रोटीन वो होता है किसका? हिस्टोन का होता है। किसका होता है? हिस्टोन का होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन। चले अगला नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या था? सी था। अगला चलते हैं। अगला कहता है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ होता है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आपको पता है कि डीएनए, अभी बताए थे डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड केवल होती है। ठीक है, अच्छा, जीन को क्या बोला जाता है? तो जीन को मानो डीएनए का खंड मानी जाती है। क्या मानी जाती है? खंड या इकाई मानी जाती है। डीएनए का एक टुकड़ा को यदि लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं सर जी? जीन बोलते हैं। और हरित लवक जो होता है, जो पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा रखने का कार्य करती है। ये केवल पादप में पाया जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? सर जी मटर का चुना था, अभी आपने बताया है, मटर के चुना था। आगे चलते हैं। एक संकरण क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात क्या था? आंसर तो हो जाएगा बेटा जी, क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। अब कैसे 3:1 हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। चलो, चलिए देखिए जरा सा। सबसे पहले इन्होंने लंबे पौधे को लिए थे, लंबे और नाटे पौधे को लिए थे। लंबे वाले पौधे को इन्होंने क्या रखे थे? लंबे वाले पौधे को इन्होंने क्या रखे थे? कैपिटल टी और कैपिटल टी। अभी बताया पीछे क्या कि जो तुम्हारा जो गुणसूत्र होता है वो क्या होती है सर जी? जोड़ा में होती है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जोड़ा में। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, और जो इधर जो यदि ले तो क्या हो जाता था? इन्होंने जो चिन्ह रखे थे वो क्या रखे थे? स्मॉल टी। अब देखो यहां से वो इन्होंने युग्मक को तैयार किए थे, तो युग्मक को तैयार करेंगे तो कैपिटल टी इधर एक हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। और इधर यदि हम देखें तो क्या दिखाई पड़ जाएगा? इधर देखें तो एक स्मॉल टी और इधर स्मॉल टी हो जाएगा, है ना? स्मॉल टी इधर कैपिटल टी कैपिटल। ये तुम्हारा क्या था सर जी? युग्मक था। क्या था? युग्मक था। और ये था जो तुम्हारा क्या था? जनक था। जनक को हम लोग पी द्वारा सूचित करते हैं, पेरेंट से सूचित करते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए। अगला जो है, यहां से यदि हम कैपिटल टी को उठाते हैं और स्मॉल टी के द्वारा यदि संकलन कराते हैं, मिलाते हैं, तो जो हमारा बनता है वो क्या बनता है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। स्मॉल टी। उसके बाद में यहां से देखो, अब इसके यही कैपिटल टी को उठाते हैं और इधर से ये स्मॉल टी को लाते हैं, तो फिर से बनती है कैपिटल टी और स्मॉल टी बनती है। अब इसको उठाते हैं और इससे करवाते हैं तो कैपिटल टी फिर स्मॉल टी बनती है। फिर इसको उठाते हैं और किससे करवाते हैं? इससे करवाते हैं, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी बनती है। अब टोटल के टोटल जो हमारे पास दिखाई पड़ रही है, टोटल के टोटल वो क्या बना? तो सर जी बना क्या? सभी के सभी लंबे बने। अब कहेगा सर सभी के सभी लंबे कैसे बने? जो आप हमें बताएं पहले। सभी के सभी लंबे पौधे बने, लंबे पौधे। इस पीढ़ी का नाम होता है F1 पीढ़ी। क्या नाम होती है? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सभी लंबे क्यों होती है अब बताते हैं। देखो, सभी लंबे होने का कारण था कि न्यूटन ने क्या बताया थे कि किसी भी चीज को
आप बड़े मतलब इसमें जो कैपिटल टी होते हैं, कैपिटल टी वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और जो स्मॉल टी होते हैं, स्मॉल टी, उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण। अब देखो एक एग्जांपल देते हैं। मान लिया जाए कि आपके सामने एक हम चला है और एक सुंदर सी हीरोइन चला है, तो आप देखेंगे किसे? हमें तो नहीं देखेंगे, ये तो कंफर्म है, हमें तो नहीं देखेंगे, क्योंकि आप जो सुंदर वहां पे उसको देखिएगा आप। तो यहां से हम क्या हो गए? अप्रभावी हो गए। और जो वहां पे जिसे आप देखने के लिए गए, इसका मतलब वहां जो वो जो हो गए वो क्या हो गए? प्रभावी लक्षण। वही चीज यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि कैपिटल टी होती है वो एक प्रकार का प्रभावी होती है, जिससे क्या होता है कि अप्रभावी लक्षण को दाब देता, मतलब उसे वहां पे पता नहीं चलने देता, यही कहना चाह रहा। ठीक है, आगे देखा जाए। आगे कहता है क्या? तो यहां से सभी के सभी क्या हो गए? देखो कैपिटल टी एक रो में है, तो ये प्रभाव कर दिया, इसको इस पे प्रभाव दिखा दिया, ये प्रभाव सब पे प्रभाव दिखा दिया। अब देखो थोड़ा सा ये छोटा नहीं होगा का? तो भाग रहा, चलो कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं। यहां से इस जो F1 पीढ़ी था, F1 पीढ़ी, इस F1 पीढ़ी को पुनः क्या करते हैं? पुनः क्या करते हैं? F1 पीढ़ी को पुनः क्या करते हैं? हम संकरण करवाते हैं, पुनः स्वैप परागण करवाते हैं। देखो जैसे कि इस फिगर में दिखा रहा है, इस फिगर को हम थोड़ा सा हटा देते हैं। इस फिगर से आपको लेना देना नहीं है, जब हम समझा रहे हैं तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए आपको। चलो देखो यहाँ पे ये साइड ले लेते हैं, ये साइड जैसे चलते हैं तो हमारे पास जितने थे सभी के सभी कैपिटल टी या स्मॉल टी थे, है ना? कैपिटल टी और स्मॉल टी थे। ये जो था F2 पीढ़ी हो गया। कौन सा? ये अपने आप में P2 जनक हो गया। पहले तो P2 जनक कर देते हैं, P2 जनक हो गया। ठीक है, P2 जनक हो गया। और इधर कर देते हैं, इधर भी ले लेते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्योंकि हमारे पास जो भी आया था सभी के सभी क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी था। तो इधर भी हम लोग जो जनक लिए वो अब यहां से फिर से युग्मक को तैयार करेंगे, युग्मक तैयार करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इधर से भी तैयार करेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना? कैपिटल टी स्मॉल टी। जैसे ही हम इसे हम क्या करेंगे? संकरण करवाते हैं इसके इससे साथ, तो कैपिटल टी आती है। फिर इसको हम इससे संकरण करवाते हैं तो जो हमारा आता है वो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। फिर इससे हम पकड़ते हैं और इससे जब संकरण करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी आती है ना? फिर इसे पकड़ते हैं इसके साथ तो क्या हो जाती है? स्मॉल टी हो जाती है। तो यहां से हमें जो पता चल रही है ये वाला लंबा है ना? ये जो है जो एकदम प्योर लंबा है, शुद्ध लंबा है। और इसके बाद में ये दोनों भी लंबा दिखाई पड़ रहा, लंबा, लेकिन ये शुद्ध लंबा नहीं है क्योंकि इसमें प्रभावी लक्षण दिखा रहा है केवल। और इधर जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? नटा, यानी कि बौना हो जाता है। इधर वाला जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? अपने आप में बौना हो जाता है, बौना हो जाता है ना? अब देखिए यहाँ पे ये 3 के 3 जो था, ये लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा, और ये बौना था। तो हमें कितने लंबा दिखाई पड़े? 3 लंबे दिखाए। ठीक है गुरु जी, एक जो है वो क्या तुम्हारा? बौना है। तो यहां से जो हमारा जो फिनोटाइपिक अनुपात जो आती है वो कितना आया? 3:1 आया फिनोटाइप। यही तुमसे क्वेश्चन में पूछा था कि एक संकरण क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात था, वो कैसा अनुपात था? 3:1 था, 3:1 था। अब यही चीज को जीनोटाइप में तुमसे पूछ दे, किस टाइप में पूछ दे? जीनोटाइप में। सर जी जीनोटाइप आप हमें बता दें। जीनोटाइप यदि लिखें बच्चा यहाँ पे, जीनोटाइप यदि हम पूछ दे तो जीनोटाइप में आपको देखो, जीन मतलब क्या होता है? उसके शरीर के अंदर की बात कर रहा। जब अंदर यदि हम देखे गए तो कैपिटल क्या है? शुद्ध वाला क्या था? एगो कितना था? एगो था। यहां से हम 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 लिखेंगे। अनुपात स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या गो है? 2 गो है। सर जी 2 गो हमें दिखाई पड़ रहा है, 2 दे दिए। ठीक है, और
स्मॉल टी एगो था इसके, इसीलिए हम लोग दिए यहाँ पे दे। तो जो तुम्हारा, जब तुमसे यही क्वेश्चन को जब जीनोटाइप में क्वेश्चन पूछे तो जीनोटाइप में अनुपात कितना हो जाएगा गुरुजी? आपने बताया क्या 1:2:1 हो जाएगा। जब तुमसे फिनोटाइप क्वेश्चन पूछे तो क्या बताओगे? 3:1 हो जाएगा गुरुजी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चले आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चा कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र पाई जाती है। अभी बताया कि एक्स और वाई दोनों पुरुष में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। एक एक्स होता है और एक वाई होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गुरुजी। चलिए आगे देखा जाए। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है बच्चा होमो सैपियंस। होमो का अर्थ होता है बच्चा क्या? होमो का अर्थ होता है मानव, मानव। और सैपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान, 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 बुद्धिमान। क्या कहा है? मानव है जो क्या है? एक प्रकार का बुद्धिमान है। इसीलिए इसका जो वैज्ञानिक नाम जो दिया गया होमो सैपियंस दिया गया, होमो सैपियंस। अच्छा, मानव किससे सबसे नजदीक, मतलब कि नजदीक वाले लक्षण दर्शाता है? तो सबसे जो नजदीक लक्षण जो दर्शाता है वो किसका? चिंपैंजी के, चिंपैंजी, चिंपैंजी के लक्षण दर्शाता है, जो करीब करीब माना जाए तो 99%, 98 से 99 या 95, 90 से 99 कर देते हैं, 90 से 99% जो है वो लक्षण क्या होती है? मिलती है किससे? चिंपैंजी और तुम्हारे मानव में। इसीलिए चला जी बोला जाता है क्या कि जो हमारा जो पूर्वज जो है वो कौन पूर्वज है? तो सर जी हमारे पूर्वज जो है, तो जो पूर्वज जो है वो क्या है? वो हमारा कौन है? मानव है, मतलब कि सॉरी चिंपैंजी है। क्या है? चिंपैंजी है, ठीक है। चले अगला नंबर पे चलते हैं। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? बस यही क्वेश्चन तो था कि अफ्रीकी मानव का या मानव का जो सबसे निकटतम जो संबंधी था वो कौन है तुम्हारा? तो सर जी चिंपैंजी है, चिंपैंजी है। सबसे पहले चिंपैंजी कहाँ देखा गया? मतलब कि मानव का जो कंकाल या मानव का जो अवशेष जो दिखा था वो कहाँ पे? अफ्रीका में देखा गया है। कहाँ पे? अफ्रीका में देखा गया। चलिए अगला नंबर। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, किसी जीव की जीनी संरचना जो कहलाती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। अभी बताए थे कि जब बाहर से आप लक्षण किसी चीज को देख रहे हो कि हम नटा है, हम बौना है, हम लंबा है, हम गोर है, हम करिया है, हमारा 4 हाथ है, 4 पैर है, ये सब यदि आप देख रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा क्या लक्षण दिखाई पड़ रही है? गुरुजी आप हमें बता रहे हैं फिनोटाइप। लेकिन जब अंदर की बात किया जाए, अंदर की बात, मान लिया कि एक किडनी है तुम्हारे पास, हृदय एक भी नहीं है, तुम्हारा दिल है जो टूट गया है, तो ये सब यदि हम देखना चाह रहे हैं तो समझिए क्या कि वो आपके अंदर की गुण की बात पता चल रही है, मतलब जीन संरचना के बारे में पता चल रहा। तो ये जो जीन संरचना मतलब कि आंतरिक जीनी संरचना कहते हैं। किसी जीव की जीनी संरचना यदि हम देखेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहेंगे। क्या बोलेंगे? जीन प्रारूप या जीनोटाइप। अब जब बाहरी संरचना को देखेंगे तब हम उसे क्या बोलते हैं? तब गुरुजी क्या बोलते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। अनुवांशिकी का पिता किससे कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। किसे? मेंडल को। डार्विन तो है जो जैव विकास है, जैव विकास के बारे में बताए हैं। फिर अरस्तु तो आपके बायोलॉजी का पिता कहला जाते हैं। आगे चलिए। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस अक्षर से सूचित किया था? अभी तो बताते जनक पीढ़ी मतलब पेरेंट मतलब पी, ठीक है। आगे चलते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाए थे? अभी बताया था पीछे, डार्विन साहब थे। कौन थे? डार्विन साहब थे। और डार्विन साहब का एक बुक था स्पीशीज ऑफ नेचर, स्पीशीज ऑफ नेचर, ये बुक दिमाग में नहीं, स्पीशीज करके कुछ है, क्या था भूल गए। जो जैव विकास, इन्होंने एक जहाज पे घूमे थे, पूरे भ्रमण किए थे, जिसका नाम था क्या? बीगल। क्या नाम था? बीगल नाम था। क्या नाम था? बीगल नाम था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे कहता है क्या कि मानव स्वरूप अंग होते हैं। स्वरूप यानी समरूप या स्वरूप, या इसी को क्या बोलते हैं तुम्हारा? समजात अंग, है ना। समजात अंग भी इसी को बोला जाता है। तो समजात अंग मतलब क्या बताए थे अभी कि समजात अंग मतलब क्या हुआ कि जिसकी उत्पत्ति जो होनी चाहिए वो एक से होना चाहिए, लेकिन कार्य जो होना चाहिए जो वो कैसा होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन देता है जी। कार्य में समान हो? नहीं, कार्य में अलग अलग होना चाहिए। रचना में समान हो? नहीं, ये भी गलती है। तो
रचना में समान हो, रचना तो ठीक होना चाहिए ना, रचना तो ठीक है, रचना मतलब बना तो है जो तुम्हारे एक ही माता पिता से बना है, तो जब एक माता पिता से मतलब रचना तो एक समान होना चाहिए, रचना समान होना चाहिए, कार्य क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। आगे देखिए, मानव में कितने एमिनो एसिड पाई जाती है, मानव में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, मानव में कितने एमिनो एसिड पाई जाती है सर जी, 20 पाए जाते हैं। 20 में 9 या 10 जो होता है बच्चा, 9 या 10 जो होता है वो आवश्यक होता है तुम्हारे शरीर के लिए, 9 या 10। 10 जो होता है वो आपका पहले से पाई जाती है आपके शरीर में, जो आपके माता पिता से आती है, यानी कि कहा जाए तो एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ मतलब माता पिता से वो हमें प्राप्त हो जाती है। और 10 जो होती है, ये 9 या 10 जो होता है वो क्या होती है, हमें भोजन से लेना पड़ता है, और इसीलिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है ना, इसीलिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये था हमारा 20 क्वेश्चन, और ये हमारा पाठशाला बाई कैरियर क्राफ्टर आपका टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, वहां से जुड़ सकते हैं, और जुड़कर आप ये जो पीडीएफ हम पढ़ाते हैं उस पीडीएफ को ले सकते हैं, और भी बहुत सारे क्यूज वहां पे होती है, तो वहां से आप जुड़कर क्यूज जैसे भी करते रहिए आप। और एक क्वेश्चन था अभी जो हम दिमाग में नहीं आ रहा है, जैव विकास के जो सर्वप्रथम जो बताए थे डार्विन साहब ने, इन्होंने जो जिस बुक में बताए थे, स्पेसीज है, थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा क्या उसका नाम था, जो स्पेसीज है उसका नाम, और जो उस बुक का नाम लिखेगा, मतलब कमेंट करके आप बता सकते हैं कि उस बुक का क्या नाम है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।